जी वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा सर, जो मैं बात कर रही थी ज़ुबैर साहब के प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, हम कहते हैं बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं हमारे, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि जिनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो बहुत सारा बोझ है जो हमने वैसे ही उठाया हुआ है बिला वजह, वो कम हो जाएगा। लेकिन डिस्कोर्स की प्राइवेटाइजेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन को लेकर कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि इसको बहुत विल हैव टू थिंक इट थ्रू बिफोर वी गो अहेड विद इट, क्योंकि पंजाब के खास तौर पर कुछ डिस्कोर्स के लिए कहा जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, अच्छी है। और के इलेक्ट्रिक की जो प्राइवेटाइजेशन है वो कहते हैं ये बहुत कोई अच्छी मिसाल नहीं है। एक तो ये कि वो फिर मोनोपोली आ जाती है, दूसरा ये कि जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक, कितने मसाइल हैं वो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन शायद हर चीज का हर वक्त हल भी नहीं होता। वुड यू एग्री विद दैट? दो ही सोल्यूशन होते हैं। एक तो प्राइवेटाइजेशन है कि इसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए एंड लेट देम मैनेज इट, और हुकूमत के लिए जो ब्लीडिंग है वो इमीडिएटली खत्म हो जाए, सर दर्द जो है वो खत्म हो जाए। दूसरा चीज ये, और वो अगर पॉजिटिव हो जाता है, जैसे एचपीएल है, जैसे यूबीएल है, तो बजाय कि वो हुकूमत उनका बोझ बर्दाश्त कर रही थी, अब वो हुकूमत को टैक्सेस दे रहे हैं, और कम टैक्सेस नहीं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस के टैक्सेस दे रहे हैं। सो उसका पॉजिटिव एंगल एक दूसरा ये भी होता है। दूसरा तरीका ये है कि उसकी रिस्ट्रक्चरिंग करे, कि जी हुकूमत ही अपनी तहवील में उसको ठीक करे। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पीआईए। तो पीआईए को ठीक करने के लिए आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको उसका फ्लीट को अपडेट करना पड़ेगा अगर आपने कंपीट करना है विद द मॉडर्न एयरलाइंस ऑफ द वर्ल्ड एंड इवन विद इन द डोमेस्टिक सेक्टर। और आपको उसका आईटी सिस्टम, आपको उसका रिजर्वेशन सिस्टम, आपको उसके एम्प्लॉयज की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए उनकी ट्रेनिंग, नए एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ेगा, द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिकॉज अगर आप एमिरेट से कंपीट कर रहे हैं, कतर से कंपीट कर रहे हैं एंड सो ऑन, या इवन डोमेस्टिक सेक्टर पे अगर आप कहें तो वहां वो बेस्ट रखते हैं फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, और यहाँ आपके वो क्वालिटी के एम्प्लॉयज नहीं है। सो आपको बिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, प्लस आपको सेपरेट करना पड़ेगा hundreds and thousands of employees to compete, because one of the reasons जो बदहाली का है, जो लोग प्राइवेट सेक्टर पे, जब मैं भी था, और जो बायर होता है पोटेंशियल, वो कहता है जी मुझे फेस्को में 10,000 एम्प्लॉइज नहीं चाहिए, मुझे तो 5,000 चाहिए, तो 5,000 की आप छुट्टी करें, मुझे पीआईए में 10,000 नहीं चाहिए। सो वो एक अलग फैक्टर होता है। दूसरी बात ये, सो आपको रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए एक बुनियादी तौर पर इंजेक्शन करनी पड़ती है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, और आपको सेपरेट करना पड़ता है thousands of employees। बिल्कुल, उसको देखने का। हाँ जी जी। क्या हुकूमत के पास पैसे हैं इंजेक्ट करने के लिए? नहीं है। उनके पास तो खाने पीने के लिए नहीं, उनके पास तो तालीम के लिए नहीं है, सेहत के लिए नहीं। तो पीआईए और स्टील मिल और दूसरे इदारों में कैसे इंजेक्ट करेंगे? सो वो ऑप्शन है ही नहीं। और दूसरा एक और प्रॉब्लम ये, अगर लेट्स सपोज वो है भी और आप रिस्ट्रक्चर कर लेते, एक इल्जाम लगता है यशवीन, जो आपने भी सुना होगा, इमरान खान भी इल्जाम लगाते थे कि इनकी बदहाली इसलिए हुई है कि ये सियासी बुनियादों पर भर्तियां करते हैं। एक तो पहले मैं उसमें थोड़ा सा, वो जाहिर है एक्सैजरेटेड व्यू था, बट लेट्स एग्री दैट सियासी बुनियादों पर वो होती है। तो अगर सियासी बुनियादों पर होती है आपकी वो भर्तियां, तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोबारा हुकूमत में आएंगे, दोबारा शुरू कर देंगे। ऐसे ही है। तो आपने उसको एक दफा फिक्स करना है, या आप बार बार उसको ठीक करेंगे, फिर कोई और पार्टी आ जाए वो खराब करेगी, सियासी बुनियाद पर तैनातियां करेगी, चेयरमैन और बोर्ड अपनी मर्जी से लगाएगी। तो उसको एक दफा ही हल करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में दे ताकि ये मसला वंस एंड फॉर ऑल जो है वो रिजॉल्व हो। अच्छा, जहां पर हमें ना बहुत सारे मैजिक फार्मूलाज, जिनकी हमने शुरू में भी बात की, बताए जाते हैं कि यही हल है मुल्क की मईशत के, वहां पर एक मैजिक फार्मूला है, या आई डोंट नो आप एग्री करते हैं इससे कि नहीं करते। कहा जा रहा है कि हर मसले का हल जो है ना, जो एक प्लेटफॉर्म बन गया जिसको SIFC कहते हैं, वहां पर जो है ना मसाइल हल होंगे, सारा कुछ वहीं से देखा जाएगा। अब तो एजुकेशन पॉलिसी भी सुना है, वहीं पर जो है वो रिव्यू और रिफॉर्म होगी। डू यू एग्री कि ठीक है, ये एक सेंट्रलाइज्ड फोरम होना चाहिए? कोई भी नया इदारा आता है, उसमें उसके पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं। वन ऑफ द थिंग्स दैट एनी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली द गवर्नमेंट, नीड्स इज अ वेरी स्मूथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और वेरी वाइब्रेंट एंड वेरी फास्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, व्हिच मींस कि इतनी लेयर्स नहीं होनी चाहिए। तो फैसला साजी क्लियर कट होनी चाहिए। अब मैं तो बाहर बैठ के विद ऑल माय इनसाइट एंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, हैविंग वर्कड विद द गवर्नमेंट, मुझे नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर के पास फैसला साजी है, या SIFC के पास फैसला साजी है, या कोई और इदारा है उसके पास फैसला साजी है। तो होती कहाँ है? अगर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन जो हैं वो हैं अलीम खान है, अब हमें बताया जाता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो सबसे जबरदस्त फोरम है वो SIFC है। तो फिर वहां अलग बैठ के अलीम खान क्या कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? महसूस तो ऐसा होता है वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो खुद से इनिशिएटिव लेके किसी फॉरेन इन्वेस्टर के पास नहीं जा सकते,
ना उनको ला सकते हैं, ना उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, यानी कि ना हम मसले के अपने हल की तरीके से। तलाश के बजाय मल्टीपल फोरम्स बनाते जा रहे हैं, और अब किसका क्या रोल है उसके एग्जैक्टली। अंदर भी एम्बिग्विटी है। मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है, इसलिए ब्रीफली दो तीन चीज़ों पर चाहती हूँ। एक तो औरंगजेब साहब ने एसआईएफसी के कनेक्शन में ही बात करते हुए एक जगह पे मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा है जी कि माइनिंग, आईटी, एग्रीकल्चर बड़ा पोटेंशियल है इन सेक्टर्स में, और हम इन्हीं के ऊपर तवज्जो किए हैं। मैं तो सवाल ये करना चाह रही हूँ कि क्या इन एवेन्यूज़ में इतनी कैपेसिटी है, या इन एरियाज़ में कि 5.6 तकरीबन जो % ग्रोथ हम लोग टारगेट कर रहे हैं वो भी हम अचीव कर लें, करंट अकाउंट डेफिसिट को भी हम कर्टेल कर लें, और यही एवेन्यूज जो है वो हमारे जो है वो निजात दहिंदा साबित हो सकते हैं? एक्चुअली देखिए, सिर्फ ये तो नहीं है, पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं वो तो इतने ज्यादा हैं कि मेरा ख्याल है पता नहीं 20 साल लग जाएंगे आपको ठीक करते करते। बट एटलीस्ट ये होता है कि छोटे छोटे कदम ठीक उठाएं, और ताकि पॉजिटिव ट्रेंड हो कि अगले साल जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत सही, लेकिन इंप्रूविंग ट्रेंड होना चाहिए कि कर्व ऊपर जा रहा हो रादर देन नीचे जा रहा हो। दैट्स द मेन थिंग, दैट विल सेटिस्फाई एवरीवन। सो एग्रीकल्चर सेक्टर हो या दूसरे सेक्टर्स हो या करंट अकाउंट का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान की जो बड़ी मुश्किल इस वक्त है, जो बहुत बड़ी मुश्किल है, पाकिस्तान के पास क्योंकि डॉलर्स कम होते हैं। अब मसला ये होता है कि एक तरफ आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ग्रोथ चाहिए, और वैसे भी आपको टैक्स अगर ज्यादा कलेक्ट करना है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, ग्रोथ हो, ज्यादा बिजनेस हो, तो उससे ऑटोमेटिकली आएगी। दूसरा तरीका अचीव करने का टैक्स हदफ वही है कि आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही और आपको टैक्स 20% ज्यादा लेने, तो आप कैसे लेंगे? आप उसी सेक्टर्स पर टैक्स और लगाएंगे क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। अच्छा, मसला ये है कि अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज करते हैं उसके लिए आपको इंपोर्ट्स को खोलना पड़ता है। इंपोर्ट्स को खोलते हैं तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट पर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। सो इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग थिंग। अभी भी पिछले 2 साल से अगर आप देखेंगे कि इंपोर्ट्स कर्टेल्ड हैं, उसको रोका जाता है, क्योंकि और उसको रोकने से जाहिर सी बात है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, और इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती तो आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होती, उस तरह से आपकी टैक्स कलेक्शन नहीं होती। सो ये एक बड़ा फाइन। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब तो कह रहे हैं कि कोई खास कदगन नहीं है इंपोर्ट्स के ऊपर। वो कहते हैं मुझे तो नहीं लगता कि आपको इस तरह के चेक्स हैं या कहीं रोका जाता है। नहीं, बिजनेसमैन से पूछ लेना कि अगर नहीं रोका जाता, क्योंकि आपने शायद अभी आप भी बता रही थी कि इंपोर्ट्स जो हैं वो अभी कर्टेल्ड है। भाई आपका करंट अकाउंट डेफिसिट देख लेना, करंट डॉलर्स है नहीं आपके और करंट अकाउंट डेफिसिट आपका ठीक है। हाँ। 2 आपको मैं इंसिडेंट्स देता हूँ, बल्कि 3। अगर आप 2018 में देखेंगे पीएमएलएन की हुकूमत जब गई थी, हाँ। और पीटीआई वाले शोर में जाते थे और सही शोर में जाते थे, तकरीबन $19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था। अब $19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट अगर है तो आप नॉर्मल तरीके से क्या इंपोर्ट्स कर सकते थे? क्या आप नॉर्मल तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। मेरे पास सर बिल्कुल 2 मिनट रह गए, और एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहती हूँ आपसे। आई थिंक कि आप जो है वो ऑफिशियली, ये पॉलिटिकल सवाल है, वैसे आप ऑफिशियली शायद आप नून लीग का हिस्सा नहीं है। आपकी एक मुलाकात की दास्तान जो है वो हर जगह पे चलती है और कोर्ट भी होती है, वो मैं नहीं पूछूंगी, मैंने बहुत दफा सुन लिया। आई नो कि आप कहाँ गए थे, किससे मिलने गए थे, किसके कहने पर गए थे। मैं थोड़ा सा सिर्फ अंडरस्टैंड ये करना चाह रही हूँ कि क्या आपकी पार्टी की क़यादत ने उसके बाद आपसे कोई रब्ता किया? क्योंकि मेरे कुछ जराए ये बताते हैं कि आपको बीच में कहीं कहा गया कि अभी आप बात ना करें इस पर, हम आपसे मिलना चाहते हैं, और फिर आपसे नहीं मुलाकात हुई। वर यू एवर अप्रोच्ड बाय योर पार्टीज लीडरशिप आफ्टर व्हाटएवर आपने जो पुराना एक इंसिडेंट सुनाया? नहीं, उसके बाद तो मैंने आपको अभी जिक्र किया था कि 1 हफ्ता पहले जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो था महंगाई मुकाम आज, दैट वाज द लास्ट पॉलिटिकल इवेंट बिफोर पीडीएम गवर्नमेंट और पीएमएल गवर्नमेंट केम इन पावर, एंड आई वाज देयर टिल देन। तो मेरी मुलाकात तो 2020 में हुई थी। तो मैं आपको ये जिक्र करो 2022 का। नहीं, लेकिन आपने उस इशू को पब्लिक किया, उसके बाद किसी ने आपको पार्टी से अप्रोच नहीं किया कि ये क्यों किया, क्या हुआ? कोई ऐसी बात नहीं उसके बाद पब्लिक किया? मेरा ख्याल है ज्यादातर लोगों को तो पता था। मतलब एक तो हर एक का अपना अंदाजा होता है कि मैं एक इतना इमेच्योर आदमी तो नहीं लगता कि मैं जाके इस किस्म की मुलाकातें, मैं फ्रंट लाइन पर खेल रहा था। वोट को इज्जत दो का बयानिया जो था वो सबसे मुश्किल बयानिया था, उसको बोझ उसका उठा के एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ मियां नवाज शरीफ एंड मरीम नवाज वो संभाला हुआ था। तो जाहिर सी बात है मैं उस माहौल में जाके चीफ के साथ मिलना बहुत ही इमेच्योर और बहुत ही बचपना होता, पॉलिटिकल ब्लंडर होता उस हिसाब से कि जी मैं किसी की मर्जी के बगैर, मैं तो इतना एहतियात करता था कि जी चीफ साहब के बेटे की शादी थी, मैंने वो अटेंड नहीं, जबकि मुस्लिम लीग के बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो आज हैं वो सब वहां मौजूद थे। तो बिकॉज आई थॉट कि मेरा जो लीडर है वो उनकी वजह से, बाजवा साहब की वजह से अंदर बनता है, और मैं जाके भंगड़े डालूं उनकी बेटे की शादी पर, आई थिंक इट डजंट गो वेल एंड असूली तौर पर। सो मैं तो उस तरह से बिहेव करता था। तो मुझे जब तक इस चीज का कहा नहीं गया था, और मैं गया था, और मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि
सितंबर 7 को मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी उनके साथ 2020 को, और मुझे अपना जो स्पोक्स पर्सन बनाया था वो उसके एग्जैक्टली 1 महीने बाद बनाया था। सो पार्टी लीडरशिप हैड नो इशू विद मी मीटिंग दोस इन गोइंग फॉर दोस मीटिंग्स। बिल्कुल ठीक है सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, बहुत सारे इश्यूज वैसे रह गए, लेकिन इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में माशी इश्यूज की बात करी हूँ आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम व्यूअर्स। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। IMF प्रोग्राम जो अपकमिंग है, प्राइवेटाइजेशन से जुड़े मामला सब पे हमने उनसे उनकी एक्सपर्ट राय प्रोग्राम में शामिल की न्यूज़ टॉक से। आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।